हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। प्यार के साथ सोचना अच्छाई होती है, प्यार के साथ रहना अहिंसा होता है, प्यार के साथ महसूस करना, प्यार के साथ महसूस करना शांति होती है और प्यार के साथ समझना प्यार होता है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय शिक्षा का इतिहास देखेंगे। भारतीय शिक्षा का इतिहास देखने से पहले हम लोग शिक्षा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा क्या होता है इस बारे में बहुत विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। अब उस राय में उन्होंने मन तो बताया है कि शिक्षा का महत्व और शिक्षा होती क्या है। हम भारत के कुछ महान व्यक्तियों के उदाहरण को देखते हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ अपने राय दी है। महात्मा गांधी मानते हैं कि शिक्षा आत्म उत्थान का एक रास्ता है, यानी शिक्षा के द्वारा हम आत्म उत्थान कर सकते हैं। विवेकानंद कहते हैं शिक्षा के द्वारा पूर्णता की प्राप्ति होती है। जो हमारे अंदर पूर्णता है उसी पूर्णता को शिक्षा क्या करता है, उभार देता है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर क्या समझते हैं शिक्षा के बारे में? रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं शिक्षा प्रकृति के नियमों को जानना है। अब अगर नेल्सन मंडेला को देखें तो वो क्या कहते हैं, शिक्षा एक रास्ता है, तरीका है जिसके द्वारा समाज में कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। तो कुल मिला के हम अगर शिक्षा को कहें तो शिक्षा क्या है, एक प्रकार का रास्ता है जो क्या देता है, रोजगार देता है। शिक्षा क्या है, जो आत्म उत्थान की ओर लेकर जाता है। शिक्षा क्या है, आत्म उन्नति का साधन है। शिक्षा क्या है, परिवर्तन का विचार है। शिक्षा क्या है, शांति स्थापित करने का तरीका है। शिक्षा क्या है, प्रकृति के नियमों का उद्घाटन है। तो शिक्षा को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। अब अगर हम भारतीय शिक्षा के इतिहास को देखें तो दो रूपों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला प्राचीन और दूसरा आधुनिक। प्राचीन आधुनिक, मध्यकाल को भी रखा जा सकता है, लेकिन मध्यकाल में संक्रमणकालीन अवस्था था तो इसलिए दोनों का मिला जुला रूप मिलता है। किंतु दोनों में अगर अंतर देखना है तो प्राचीन और आधुनिक शिक्षा को हम देख सकते हैं। अब प्राचीन जो शिक्षा थी वो गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित थी। प्राचीन शिक्षा गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित थी। अब गुरुकुल व्यवस्था क्या होता है? गुरुकुल व्यवस्था शिक्षा की ऐसी पद्धति होती थी जिसमें कोई भी शिक्षक बन सकता था किंतु उसके पास ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कोई भी छात्र आ जा सकता था, उसे फीस देना नहीं होता था। अब गुरुकुल कैसे काम करता था उसको हम समझ लें थोड़ा सा। अब ये कोई शिक्षण संस्थान है, ये शिक्षण संस्थान है। अब कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसके पास अनुभव है, अनुभव का ज्ञान संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि उसको समय के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है, पहले नहीं। अब कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसके पास अनुभव का ज्ञान है, अब वो अपने ज्ञान को देना चाहता है तो वो गुरुकुल खोल सकता था। गुरुकुल उस समय काम करता था जब कृषि कार्य नहीं होता था, यानी कृषि कार्य समाप्त हो गया है, अब इस समय सभी के पास समय है तो गुरुकुल शुरू हो जाता था और यहाँ पर बच्चे आते थे, पढ़ते थे। कोई भी बच्चा आ सकता था, कोई फीस नहीं देनी थी। यानी इस शिक्षा के द्वारा परंपरागत जो अनुभव हैं, लाखों सदियों से जो मानव ने सजोए रखा, उसको ये आगे बढ़ाता था। अब भारतीय प्राचीन शिक्षा को देखें तो इसका मूल्यांकन कुछ तथ्यों के द्वारा किया जा सकता है। यही भारतीय शिक्षा है जिसने विश्व को
गिनती सिखाया। यही भारतीय शिक्षा है जिसने विश्व को 0 दिया। यही भारतीय शिक्षा है जिसने ब्रह्मगुप्त को पैदा किया, भास्कराचार्य को पैदा किया, चाणक्य को पैदा किया। यही शिक्षा है जिसने क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है प्रथम बार उद्घाटित किया। यही शिक्षा है जिसने अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया। यही शिक्षा है जो हमारी संस्कृति को आज भी बनाए रखी। तो इस शिक्षा का महत्व अपना है, लेकिन वर्तमान समय में इस शिक्षा को चलायमान करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन शिक्षा अप्रासंगिक हो गई है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो ये शिक्षा व्यवस्था थी और जो शिक्षा के द्वारा अनुभव मिल रहा था वो अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक संदर्भ केवल यहाँ ये है कि इसको चलाने के लिए इस समय कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं आधुनिक शिक्षा पर। आधुनिक शिक्षा माना जाता है कि अंग्रेजों के आगमन से अंग्रेजों के आगमन से और 1707 को एक डेट भी माना जाता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो आधुनिक युग की शुरुआत होती है और अंग्रेजों का उसी संक्रमण अवस्था में भारत आगमन होता है। तो अंग्रेजों के आगमन से या औरंगजेब के निधन से एक आधुनिक युग की शुरुआत होती है, माना जाता है। सामान्यतः वर्गीकृत किया गया है समझने के लिए। अब अंग्रेज भारत में आ गए। भारत इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण हो रहा था। उसी समय अंग्रेज यहाँ। अब अंग्रेज जो आए वो एक व्यवस्थित तंत्र के रूप में यहाँ आए थे और व्यवस्थित तंत्र का जो नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है व्यापार करने के लिए। अब व्यापार करने के लिए भारत में आती है, किंतु वो शिक्षा पर क्यों जोर देने लगती है? इसका कोई कारण था या कारण है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों भारतीय शिक्षा के विकास में अपना योगदान दिया, वर्तमान भारतीय शिक्षा के विकास में योगदान दिया? क्या कारण था? उस कारण को हम देखते हैं कि क्या कारण था। प्रथम कारण, यूरोपीय सभ्यता। अंग्रेजों का प्रायः ये मानना था कि यूरोपीय सभ्यता जो है वो उच्चतर है। किस सभ्यता से? एशियाई सभ्यता से। यूरोपीय सभ्यता एशियाई सभ्यता से उच्चतर है। अच्छा, ये अतः एशियाई सभ्यता को उच्चतर करने के लिए उसे शिक्षा देना आवश्यक है। यही संदर्भ भारत में लागू होता है। भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते थे। इसका मतलब ये कतई नहीं कि भारत के लोग असभ्य थे। इन महान भावों के दृष्टिकोण से यह था कि अब दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ईसाई मिशनरी अंग्रेजों के साथ आए। ईसाई मिशनरी चाहते थे कि भारतीय समाज ईसाई समाज के रूप में परिवर्तित हो जाए और वो कंपनी पर प्रेशर बनाते थे कि शिक्षा के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ईसाई मिशनरियों का मानना था कि शिक्षा के द्वारा भारतीय समाज का ईसाईकरण बहुत तेजी से हो सकता है और ये अपने परंपरागत मूल्यों को छोड़कर
यूरोपीय मूल्यों को अपनाएंगे। ईसाई मिशनरी का प्रेशर था। अन्य कारण क्या था? कर्मचारी कंपनी जब यहां पर आई तो कोई भी बिजनेसमैन चाहता यह है कि उसको लाभ हो। अब कंपनी यहां अगर इंग्लैंड से कर्मचारी लेकर आएगी तो उसको लाभ होने की आशा नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड का कर्मचारी अधिक पैसा लेता था। अतः कंपनी ने क्या सोचा कि अगर हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करें जो हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा व्यवस्था पर क्या किया? अपना कुछ ध्यान दिया। और क्या हो सकता है? इंग्लैंड मानता था, इंग्लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी मानती थी कि अगर भारतीयों को शिक्षित किया जाए, कौन सी शिक्षा? यूरोपीय शिक्षित किया जाए, तो इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हुआ है वहां की सामानों का मांग वहां पर अधिक हो। यानी कि अंग्रेजों ने उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी शिक्षा का जोर दिया। अब ये कारण थे जिसके कारण अंग्रेजों ने शिक्षा पर जोर दिया। उनका कोई लक्ष्य ऐसा नहीं था कि भारतीयों की उन्नति की जाए। उनका दृष्टिकोण यही था कि किस तरह यूरोपीय सभ्यता को लादा जाए, किस तरह इंग्लैंड के औद्योगिक उत्पादन के लिए बाजार स्थापित किया जाए, किस तरह भारतीय समाज को ईसाई समाज में कन्वर्ट किया जाए। इन्हीं लक्ष्यों के साथ भारतीय शिक्षा आगे बढ़ी। वर्तमान में जो शिक्षा है, मैं उसी शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहा हूं। यानी वर्तमान में जो सिस्टम है शिक्षा का, उसी सिस्टम के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जहां से शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन आ रहा है। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने एक मदरसा को स्थापित किया। कहां पर? कलकत्ता में। मदरसा क्यों स्थापित किया गया? कि यहां पर ऐसे मौलवी कंपनी को मिल सके जो उन्हें इस बारे में राय दें कि रूल और रेगुलेशन कैसे है, क्योंकि मुगल व्यवस्था का रूल और रेगुलेशन फारसी भाषा में था और उसका ज्ञान मौलवियों को था। तो वारेन हेस्टिंग ने इसी उद्देश्य के साथ मदरसा को स्थापित किया। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। जोनाथन डंकन का लक्ष्य ये तो नहीं था, किंतु कंपनी ने अपने आप को इससे जोड़कर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहा। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय अब इसके माध्यम से कंपनी चाहती थी कि उसे हिंदू विधि विधान की जानकारी मिले, जिससे समाज में कानून व्यवस्था को बनाया रखा जा सके। अब ये कुछ ऐसे घटनाक्रम थे जो ऐतिहासिक परिवर्तन। अब जब मदरसा और संस्कृत विद्यालय स्थापित हुए तो जो तीनों प्रेसिडेंसी मतलब मद्रास, कोलकाता और मुंबई, इस तीनों में ऐसे विद्यालय
संस्कृत के और उर्दू के या फारसी के स्थापित किए गए। अब ये जो विद्यालय थे वो परंपरागत थे और ना ही गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित थे। इनका लक्ष्य ही कर्मचारी पैदा करना था। क्या पैदा करना था? कर्मचारी पैदा करना था या विधि विधान की जानकारी कंपनी को देना था। इस व्यवस्था पर राजा राम मोहन राय ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान समय विज्ञान का युग है। अब विज्ञान के युग में जो साहित्यिक क्षेत्र है उसका कम दबदबा उस समय था। आज तो साहित्यिक क्षेत्र का दबदबा है, लेकिन उस समय साहित्यिक क्षेत्र का दबदबा कम था और मांग थी विज्ञान की। इसलिए राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। ठीक है। अब 1813 में घटना होती है। 1813 में चार्टर आता है। चार्टर को हम मान सकते हैं क्या? निर्देश। तो चार्टर आया। इस चार्टर में कहा गया कि कंपनी 1,00,000 रुपए भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष खर्च करेगी। चार्टर में बोला गया, किंतु कम से कम 7 साल तक इस रुपए का खर्च नहीं किया गया। केवल कानून नहीं, आप कह सकते हैं निर्देश के रूप में आया, किंतु इसको खर्च नहीं किया गया। ठीक है। इसी समय 1814 में एक कॉलेज स्थापित होता है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित होता है। इसको कौन स्थापित करता है? राजा राम मोहन राय तथा डेविड हीयर। अब ये जो कॉलेज स्थापित किया गया उसका लक्ष्य क्या था? वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देना। क्योंकि राजा राम मोहन राय ने मदरसा और संस्कृत कॉलेज की स्थापना पर प्रतिक्रिया दी और खुद के प्रयासों से एक कॉलेज स्थापित किया। ठीक है। अब उस समय की स्थिति क्या थी? उस समय विचार का एक संगम कह सकते हैं, विचारों के संगम की शुरुआत हुई। उसमें चारों तरफ से विचार आने लगे। अब शिक्षा व्यवस्था पर विचार यह था कि प्राच्य शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए या पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए। प्राच्य शिक्षा व्यवस्था का अर्थ है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, और पाश्चात्य का मतलब यूरोपीय। अब ये विवाद या विचार विमर्श चल रहा था। इसी समय 1835 में 1834 मानिए एक 10 सदस्यीय समिति बैठती है। किस लिए? इसी डायलॉग को या इसी विचार विमर्श को क्या देने के लिए? मूर्त रूप देने के लिए या निर्णय लेने के लिए कि कौन सी व्यवस्था अपनाई जाए, प्राच्य अपनाई जाए या पाश्चात्य अपनाई जाए। अब दो थेमे थे, प्राच्य और पाश्चात्य। अब प्राच्य में जो व्यक्ति थे उनका नाम प्रिंसेप, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स और कॉलब्रुक, यह नाम मुख्य है। और पाश्चात्य में मैकाले। अब ये जो विद्वान थे वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे और मैकाले पाश्चात्य शिक्षा का। मैकाले यही कहता था कि भारत की साहित्य पूरी साहित्य मिलकर यूरोपीय लाइब्रेरी की एक बॉक्स में रखी हुई साहित्य से कमतर है। मतलब इतना प्रजातीय दंभ उनमें मैकाले में था। और मैकाले यह भी चाहता था
कि अगर पाश्चात्य शिक्षा को लागू किया जाए तो भारतीय रूप रंग में तो भारतीय होंगे, लेकिन टेस्ट में क्या हो जाएंगे? यूरोपीय। यही शिक्षा मैकाले ने लक्ष्य के रूप में लागू किया है। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि मैकाले का जो लक्ष्य था वो लगभग पूरा हो गया, क्योंकि उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो भारत में देखी जा सकती है। तो मैकाले और प्रिंसप अंततः गवर्नर जनरल पर था कि किसके बातों को माने। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के सुझाव को स्वीकार किया। इसे इतिहास में आंग्ल प्राच्य विवाद या डायलॉग कहा जाता है। यानी कि यह निर्णय हो गया कि भारतीय शिक्षा किस रूप में होगी? पाश्चात्य शिक्षा के रूप में होगी। अब अगला घटनाक्रम है 1854 चार्ल्स वुड का डिस्पैच। चार्ल्स वुड का डिस्पैच का अर्थ होता है सिफारिश। जो चार्ल्स वुड ने सिफारिश की उसी को चार्ल्स वुड ऑफ डिस्पैच बोलते हैं। 1854 में चार्ल्स वुड के निर्देशन में एक आयोग या समिति बनाई गई और उन्हें यह काम दिया गया कि भारत शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण दे, जिससे एक शिक्षा नीति सामने आ सके। अब ये चार्ल्स वुड समिति को क्यों स्थापित किया गया? इसके पीछे मिशनरियों का प्रेशर था और भारतीय समाज में जो कुछ बौद्धिक वर्ग थे वो भी सरकार या कंपनी पर प्रेशर डाल रहे थे कि शिक्षा के बारे में कुछ काम कंपनी करे। अब चार्ल्स वुड डिस्पैच आते हैं। इस चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है इसको देखो। मैग्ना कार्टा 1205 में इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने समाज के प्रेशर में या विरोधी गुट के प्रेशर में एक कह सकते हैं निर्देश या अधिकारों का एक पत्र प्रकाशित किया कि ये अधिकार लोगों को दिया जाता है। उसे ही मैग्ना कार्टा बोला। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा का अर्थ यह है कि शिक्षा के संदर्भ में भारतीयों को अधिकार दिया गया। ठीक है। अब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चार्ल्स वुड ने कौन कौन से सिफारिश की, उसको भी देख लेते हैं। पहली सिफारिश चार्ल्स वुड ने बोला कि जनसाधारण की शिक्षा का भार कौन ले? कंपनी ले या सरकार ले। ठीक है। दूसरा सिफारिश यह किया कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो देसी भाषा में हो तथा उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हो। दूसरा सिफारिश इनकी ये थी। तीसरा सिफारिश इन्होंने जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उसको नगर बोर्डों को देने को कहा कि नगर बोर्डों को दे दिया जाए, नगर बोर्ड उस शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाए। अगली सिफारिश चार्ल्स वुड की ये थी कि तीनों प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, तीनों प्रेसिडेंसी में ऑक्सफोर्ड की तरह विश्वविद्यालय
स्थापित किया जाए। ठीक है। अगला सिफारिश इनकी थी कि एक लोक शिक्षा विभाग को स्थापित किया जाए और वो शिक्षा व्यवस्था को देखे। ठीक है। अगली सिफारिश ये थी कि तकनीकी शिक्षा और स्त्री शिक्षा को भी बढ़ाया जाए। ठीक है। इतनी सिफारिश थी। इस सिफारिश को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये परीक्षाओं में स्पेशली पीसीएस में या यूपीएससी में पूछा जाता है कि क्या क्या सिफारिश उनकी थी। अब इस सिफारिश के बाद किसने, कंपनी ने 1857 में मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा इसी समय एक शिक्षा विभाग भी स्थापित किया गया। ठीक है। तो ये चार्ल्स वुड का डिस्पैच है। अब आगे चलते हैं। 1882 की स्थिति अब देखते हैं। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की जाती है। अब हंटर आयोग की स्थापना इसलिए होती है कि एक तरफ ईसाई मिशनरी यह प्रचार कर रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है और उस समय भारतीय समाज के प्रबुद्ध वर्ग जैसे राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रभाव था। तो इस कारण कंपनी ने एक आयोग की स्थापना की और आयोग को यह काम दिया गया कि वो माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक स्पष्ट नीति दे जिसे कंपनी उसे लागू कर सके। अब हंटर आयोग ने क्या क्या सिफारिश की? स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा किसमें दी जानी चाहिए? स्थानीय भाषा में। ठीक है। दूसरी सिफारिश हंटर आयोग ने यह कहा कि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? बोर्डों की स्थापना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है। अगली सिफारिश थी 20 वर्ष में शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना है। जो भी सिफारिश हंटर आयोग ने दी उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि 20 वर्ष में इसको लागू किया जाए। अगली सिफारिश उन्होंने यह किया, शिक्षा को 2 खंडों में विभाजित किया जाए। कितने खंड में? 2 खंड में। 2 खंडों में प्रथम जो था साहित्यिक और दूसरा व्यवहारिक हो, यानी शिक्षा को 2 खंडों में रखा जाए। ठीक है। तो हंटर आयोग ने इतनी सिफारिशें की जिसको आगे लागू किया गया। ठीक है। अब इसी के चलते 1882 में ही ये जो सिफारिश के चलते 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक है। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।